गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग स्ट्रेटेजीज। हिंदी में बोलेंगे शिक्षण नीतियाँ। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है, जबकि नीतियाँ शिक्षा नीतियाँ योजना, नीति, चतुराई तथा कौशल की ओर संकेत करती है। कॉलिन इंग्लिश जैम शब्दकोश के अनुसार नीति का तात्पर्य युद्ध कला तथा युद्ध कौशल है। इसका अधिकतर प्रयोग युद्ध में सेना को उचित स्थान मोर्चे पर खड़े करने की तथा लड़ने की कला के संदर्भ में किया जाता है। युद्ध विज्ञान से नीति शब्द को शैक्षिक तकनीक में लिया गया है। यहाँ पर नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। शिक्षण नीतियों के अंतर्गत शिक्षण विधि तथा शिक्षण युक्ति सम्मिलित है। यह स्मरण रहना चाहिए कि शिक्षण नीतियाँ सदैव एक सी नहीं रहती है, वरन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। शिक्षण नीतियों का स्पष्टीकरण कुछ विद्वानों द्वारा दी गई है। परिभाषा के आधार पर भलीभांति की जा सकती है। इसी में बताया जो टीचिंग होता है, एक कैसी प्रोसेस होती है, एक इंटरैक्शन होता है। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होता है, इसमें इंटरैक्शन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हमारी जो नीतियाँ होती है उसमें क्या होता है, किसी भी उद्देश्य को वांछित उद्देश्य किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और किसके बीच में होता है, ये छात्र और शिक्षक के बीच में होता है। तो नीतियाँ में क्या किया, योजना हो गई है, नीति, चतुराई तथा कौशल की ओर ये सब संकेत किया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक जो कॉलिन इंग्लिश जैम डिक्शनरी है उसमें क्या बोला गया है कि नीति का अर्थ क्या होता है, युद्ध कला तथा युद्ध कौशल है। ठीक है, एक टाइप का एक कला होता है। ठीक है, या कौशल बोल सकते हैं, कला या कौशल। जो इसका यूज जब पहले होता था युद्ध में, तो कैसा होता था, जो सेना क्या करता था पहले से ये क्या उचित स्थान पे कैसे खड़ा होना है, कैसे लड़ना है, ये सब पहले से ही सीख के जाता था। एक कला होता है, एक कौशल होता है। ठीक है, शिक्षक कैसे यूज करता है, शिक्षक क्या करता है, क्लास में जाता है और वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए करता है। उद्देश्य की प्राप्ति करेगा और क्या करेगा, छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन लाएगा, जो वांछित परिवर्तन लाएगा। ठीक है, तो यही नीति होता है उसका शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए। शिक्षण नीतियों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, शिक्षण विधि हो गया और शिक्षण युक्ति सम्मिलित होते हैं। जो नीति होते हैं उसके अंदर दो चीज़ होता है, एक शिक्षण विधि होता है और एक दूसरा क्या होता है, शिक्षण युक्तिक होता है। और जो शिक्षण नीतियाँ होती है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वेरिएबल होती है, हमेशा चेंज होती है, जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है जो चेंज होती रहती है। ठीक है, शिक्षण नीतियों की परिभाषा है। शिक्षण नीतियों को कुछ विद्वानों ने अपने अपने ढंग में परिभाषित किया है। डेविस के अनुसार नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ है। स्ट्रेटेजी आर ब्रॉड मेथड्स ऑफ टीचिंग, आई के डेविस। ठीक है, तो देखिए डेविस ने क्या बोला है, जो नीतियाँ होती है शिक्षण की क्या होती है, व्यापक विधियाँ होती है। ठीक है, मतलब कि ब्रॉड मेथड है। स्ट्रेसर के अनुसार शिक्षण नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम, अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। टीचिंग स्ट्रेटजी इज दैट प्लान विच लेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल चेंजेस, कॉन्टेक्ट, टास्क एनालिसिस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड बैकग्राउंड फैक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्ट्रेसर तो स्ट्रेसर ने क्या बोला है, जो शिक्षण नीतियाँ एक योजना होती है। ठीक है, योजना होती है। ठीक है, इसमें शिक्षण के क्या होते हैं, उद्देश्य होता है और इसमें क्या किया जाता है, जो छात्र होते हैं उनके व्यवहार में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। इसमें कोई पाठ्य वस्तु हो गया, कार्य का विश्लेषण किया जाता है, अधिगम को अनुभव किया जाता है और क्या कहते हैं, छात्रों की पृष्ठ जो भूमि होती है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि मेन इसमें क्या हो, एक योजना टाइप का होता है। योजना जो भी शिक्षक होता है बना के पहले से ही चलता है ये। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, शिक्षक के उद्देश्य होते हैं, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन होते हैं, पाठ्य वस्तु हो गए और इसमें क्या होता है, कार्य विश्लेषण हो गया, कार्य को विश्लेषण करना, अधिगम, अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि को विशेष महत्व दिया जाता है।
बीओ स्मिथ के अनुसार स्ट्रेटेजी शब्द का अर्थ कार्य के उन रूपों में होता है जो कुछ उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं तथा जो कुछ अनावश्यक कार्यों से हमारी रक्षा करते हैं। द टर्म स्ट्रेटेजी रिफर्स टू पैटर्न्स ऑफ एक्ट्स दैट सर्व टू अटेन सर्टेन आउटकम्स एंड टू ग्रेड अगेंस्ट सर्टेन अदर्स। बीओ स्मिथ ने क्या बोला है, जो स्ट्रेटेजी शब्द का अर्थ क्या होता है, कार्य के उन रूपों में होता है, कार्य का एक किसी रूप में होता है और उसमें क्या करते हैं, कुछ जो भी उपलब्धि होती है उसको प्राप्त करते हैं और जो अनावश्यक, जो हमें अननेसेसरी थिंग्स से जो भी वर्क है उसे हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, जो हमारे जो काम का उसकी तो हम प्राप्ति कर लेते हैं, जो हमारी अननेसेसरी जो भी वर्क है उससे हमारी रक्षा करते हैं। स्टोन्स तथा मॉरिस के अनुसार शिक्षा नीतिक पाठक एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के रूप में सम्मिलित होती है। साथ ही इसमें युक्तियों की योजना भी तैयार की जाती है। टीचिंग स्ट्रेटेजी इज जनरलाइज फॉर ए लेसन विच इंक्लूड्स डिजायर लर्नर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ गोल्स इंस्ट्रक्शन एंड एन आउटलाइन ऑफ प्लान टैक्टिक्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। स्टोन्स ऑफ मॉरिस, तो जो स्टोन्स और मॉरिस ने क्या बोला, ये शिक्षा नीति पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है। ठीक है, एक पाठ लेसन के लिए होता है, जनरलाइज होता है लेसन के लिए, जो भी हम लेसन प्रिपेयर करते हैं लेसन का क्या होता है, एक सामान्यीकृत योजना होती है। उसमें क्या करते हैं, व्यवहार वांछित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है इसमें, और इसमें युक्तियाँ की योजना भी शामिल होती है। ठीक है, जो युक्तियाँ होती है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। शिक्षा नीति के अर्थ एवं परिभाषाओं का सम्यक अध्ययन करने के उपरांत हम निम्नलिखित विशेषताएं पाते हैं। शिक्षक नीतियाँ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। शिक्षक नीतियाँ शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती है। तो ये फर्स्ट क्या बता रहा है, जो शैक्षिक उद्देश्य, जो भी इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें उद्देश्य जो भी होता है, उद्देश्य को ही प्राप्ति करने के लिए यूज होता है, जो भी हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनके इसमें हेल्प करती है। ठीक है, सेकंड क्या करती है, शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती है। जो भी ये काम करती है, किसका काम करती है, शिक्षण कार्य का ही काम करती है, उसी की ओर प्रतिमान की ओर संकेत करती है। तो इसमें फर्स्ट पहले ही बता दिया गया था, जो उद्देश्य होते हैं, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति में क्या करती है, हेल्प करती है। और सेकंड क्या होती है, जो भी शिक्षण के जो कार्य होते हैं, जो भी काम इसमें होते हैं, ठीक है, जो व्यवहार परिवर्तन करना है इसमें, ठीक है, और जो भी जो लर्निंग प्रोसेस होती है सब इसी के अंदर आती है, उसमें इसी को और संकेत करती रहती है। तो ये डेफिनेशन भी आप लर्न करते रहना, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स भी लर्न करते रहना। अब हम थर्ड पॉइंट पे जाने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, शिक्षक नीतियाँ व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन क्या करती है, बिहेवियर को चेंज करती है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट होता है उसके बिहेवियर चेंज करने में ये हेल्प करती है। फोर्थ है, ये शिक्षा प्रक्रिया को क्रमबद्ध और तार्किक बनाती है। जो प्रोसेस होती है, टीचिंग प्रोसेस होती है, उसको क्या करती है, एक ऑर्डर में करती है और उसको एक लॉजिकल बनाती है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्रमबद्ध और तार्किक बनाती है। ये कार्य विश्लेषण और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण है। इसका जो महत्वपूर्ण क्या होता है, ये कार्य विश्लेषण करती है और उसकी संरचना में क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान करती है। कार्य विश्लेषण करती है और उसकी संरचना में। 6 पॉइंट, शिक्षा नीतियाँ शिक्षा की कार्य निष्ठा को बढ़ाती है और उसकी कुशलता में वृद्धि करती है। जो शिक्षा नीतियाँ होती है वो शिक्षक की क्या करती है, कार्य निष्ठा, जो भी उसके कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या करती है, इंक्रीज करती है और उसकी कुशलता में क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, शिक्षक नीतियाँ शिक्षक के नियंत्रण में रहती है और वो आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर लेता है। ये क्या, जो भी शिक्षण नीतियाँ होती है किसके नियंत्रण में रहती है, शिक्षक है। जो भी शिक्षक क्या करता है, नियंत्रण करता रहता है और अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उसमें परिवर्तन लेता रहता है। ठीक है, शिक्षा नीतियाँ शिक्षा प्रक्रिया के उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। जो शिक्षा नीतियाँ होती है, जो टीचिंग प्रोसेस को क्या करती है, उन्नत, एक अच्छा आगे बढ़ने का काम करती है और एक जो साइंस का जो बेस होते हैं उसमें प्रदान करती है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। ठीक है, तो इसमें हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सेकंड किस में होता है, शिक्षक के कार्यों की ओर, ये प्रतिमान की ओर संकेत करती है। थर्ड हो गया बिहेवियर चेंज करती है, व्यवहार परिवर्तन करती है। फोर्थ हो गया जो भी टीचिंग प्रोसेस होता है उसको क्रमबद्ध और तार्किक बनाती है।
उसके बाद कार्य विश्लेषण करती है, उसमें और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण काम करती है, और ये शिक्षक की कार्यनिष्ठा को बढ़ाती है और उसकी कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षक के नियंत्रण में रहती है और क्या करती है इसमें वो क्या करता है अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेता है। शिक्षण नीतियाँ शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा क्या करती है वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसके क्या लिमिटेशन है, क्या कुछ इसकी सीमाएं हैं, कुछ कमियां भी है इसमें, वो हम पढ़ने वाले हैं। शिक्षण नीतियों में जहाँ अनेकों अनेक विशेषताएं हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित है। फर्स्ट, प्रत्येक व्यू रचना की कुछ सीमाएं होती है। यथा व्याख्यान विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशन है। ये जो भी व्याख्यान विधि है इसमें क्या होती है, छोटी कक्षाओं के लिए क्या करती है, उपयुक्त नहीं होती है। जो छोटी क्लास होती है उसके लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है। सेकंड, किस शिक्षण व्यू रचना का प्रयोग किस प्रकार की विषय वस्तु के लिए किया जाए, यह शिक्षक के सामने एक जटिल प्रश्न होता है। अब इसमें उसे समझ में नहीं आता है कि किस शिक्षण व्यू का यूज करें। ठीक है, किस शिक्षण व्यू का यूज करें किस प्रकार की विषय वस्तु के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते जाते हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम होती है। टीचर को इसमें एक जटिल प्रश्न हो जाता है कि किसका किस में यूज किया जाए। शिक्षा केंद्रित व्यू रचनाओं में छात्रों की रुचि तथा मानसिक शक्तियों की अवहेलना की जाती है। अगर हम शिक्षक केंद्रित इस अगर व्यू रचना रखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो छात्र का इंटरेस्ट होगा और जो उसकी मेंटल एबिलिटी होती है वो क्या होती है, इसमें उसकी अवहेलना की जाती है। ठीक है, उसको महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है। फोर्थ, छात्र केंद्रित व्यू रचनाओं में व्यक्तिगत शिक्षण ही लाभदायक होता है अपेक्षाकृत सामूहिक शिक्षण के। अब इसमें हम जो भी है छात्र केंद्रित व्यू रचना लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, व्यक्तिगत शिक्षण ही लाभदायक होता है। इसमें इंडिविजुअल शिक्षण ही लाभदायक होता है, लेकिन अगर सामूहिक करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। सभी उद्देश्य की प्राप्ति एक व्यू रचना द्वारा संभव नहीं होता है। सभी उद्देश्य की प्राप्ति एक व्यू, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक तो हम उद्देश्य पूरा कर लेंगे, लेकिन हम सारे जो भी उद्देश्य होते हैं इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सभी उद्देश्य की प्राप्ति में एक संभव नहीं है कि सब हम उद्देश्य को प्राप्ति कर सके। 6, शिक्षण व्यू रचना का प्रयोग शिक्षण की कार्यकुशलता एवं योग्यता पर निर्भर करती है। जो शिक्षण व्यू रचना है इसका प्रयोग कहाँ होता है, शिक्षक की कार्यकुशलता एवं योग्यता पर निर्भर करता है। अगर जो टीचर होगा उसका अच्छा वर्क होगा, एफिशिएंसी होगी, उसकी एबिलिटी होगी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी होगी, तब तो वो अच्छा पढ़ाएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है इसका। शिक्षक व्यू रचना में पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि अधिगम की अनदेखी की जाती है। जिसमें जो पाठ्यवस्तु होता है उसमें क्या करते हैं, जो शिक्षक क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, बस वो क्या करते हैं, प्रस्तुति करता है। उसमें जो भी लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, एक व्यू रचना का प्रयोग सभी शिक्षण स्तरों पर नहीं किया जा सकता है। जो भी व्यू रचना है इसका क्या करते हैं, शिक्षण स्तरों की पर नहीं किया जा सकता है। इसका हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं हर शिक्षक स्तर पे। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशन है। तो फर्स्ट क्या था, इसमें छोटी कक्षा के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इसकी लिमिट होती है, प्रत्येक व्यू रचना की कुछ सीमाएं होती है, सबके लिए वैलिड नहीं होता है। और इसमें ये नहीं पता चलता है कि एक टीचर के लिए एक जटिल प्रश्न होता है कि किस प्रकार की विषय वस्तु का किस शिक्षण व्यू में उपयोग करना है। ठीक है, जो भी सामने होगा टीचर इसमें पता नहीं पाएगा कि किस प्रकार की किस शिक्षण व्यू रचना का किस प्रकार की विषय वस्तु का प्रयोग करना है। और अगर शिक्षक केंद्रित ये इसमें रखा जाएगा तो इसमें छात्रों की रुचि का ध्यान नहीं दिया जाता है और उसके मानसिक शक्तियों का ध्यान नहीं दिया जाता है। छात्र केंद्रित करेंगे तो उसमें व्यक्तिगत शिक्षक के लाभदायक होता है, लेकिन इसमें सामूहिक करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सभी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और इसमें क्या होना चाहिए, कार्य के जो भी शिक्षक होते हैं उसकी कार्यकुशलता और योग्यता पर निर्भर करती है। और इसमें ज़्यादा जो अधिगम की अनदेखी की जाती है। और लास्ट क्या था, उसमें सभी शिक्षक स्तरों के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षण विधि का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि किसी विषय की पाठ्यवस्तु को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच का उत्तर प्रदान करती है। कक्षा के वातावरण के अंतर्गत छात्रों को सीखने तथा शिक्षक द्वारा शिक्षण क्रिया संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर ही विधि का स्पष्टीकरण होता है।
सीखने की स्थिति लर्निंग सिचुएशन में ही सीखने की क्रिया लर्निंग प्रोसेस को क्रियान्वित किया जाता है। इसलिए सीखने का अवसर बनाने के लिए अध्यापक को निम्न बातें व्यवहार में लानी चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है, जो भी शिक्षण विधि होता है, हम इंग्लिश में बोलेंगे टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी विषय के ले रहे हैं तो उसके पाठ्यपुस्तक में क्या लिखा रहता है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए। टीचर को इसमें मेथड में क्या होता है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए, वो भी मेथड होता है इसमें। ठीक है। जो इन्वायरमेंट होता है क्लास को कैसा होता है, छात्रों के सीखने के लायक हो, और जो भी शिक्षक होता है शिक्षक क्रिया संबंधित जो कार्य किया करता है। ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है, शिक्षक से पढ़ाए और ये छात्र क्या करे, सीखे। इसी विधि पे स्पष्टीकरण ये करता है। अगर सीखने की स्थिति होगी तो सीखने की क्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है। सीखने की स्थिति पहले बनाया जाएगा, फिर उसको क्या करेगा, सीखने की क्रिया किया जाएगा। लर्निंग सिचुएशन पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद लर्निंग प्रोसेस को क्रियान्वित किया जाता है। Thank you watching my video and subscribe my channel.